आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शानदार एडिटोरियल है दोस्तों कि आखिरकार बीजिंग पूरी दुनिया को बताना क्या चाहता है, तो हम इसको बात करेंगे इस पे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे आइए। यूपीएससी का शानदार कोर्स दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 13,500 में हम आपके लिए लेके आए। इसमें आपको टेस्ट सीरीज, करेंट अफेयर्स, GS1 से लेकर 4 तक एवरीथिंग यू विल गेट। NCERT 6 to 12 तो बहुत ही कम दामों में दोस्तों, सिर्फ सस्टेनेबल, इतना कि हम सस्टेन कर सकें उतने पे ही हमने निकाला है। तो हम बात करेंगे आज इस शानदार एडिटोरियल की। देखिए टफ एडिटोरियल है, अगर आप इसको पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी ना हो, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे इन सारी चीजों को आसान करने के लिए। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे यांग ज़ेटोंग और वैंग जिजी ये दोनों फॉरेन पॉलिसी के दिग्गज माने जाते हैं चाइना में। तो उन्होंने फॉरेन अफेयर्स पे कुछ लिखा है, ठीक है, कि उन्होंने बताया है कि चाइना आज अगर ऐसा है, दुनिया पे चाइना अगर रूल कर रहा है तो क्यों कर रहा है। रूल इन द सेंस कि अगर वो अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो भारत को परेशान करता है, वो अमेरिका को परेशान करता है, तो आखिरकार ऐसा क्यों है। तो आपको पता है कि अभी 100th एनिवर्सरी हुई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। 100 साल पूरे हो गए भैया चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के। 1 जुलाई 2021। आखिरकार जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो क्या है चाइना के लिए, चाइना अपना आधिपत्य क्यों स्थापित कर रहा है। शी जिनपिंग ने बोला कि द चाइनीज पीपल हैव स्टूड अप एंड द एरा ऑफ सफरिंग बुलिंग हैज गॉन एंड नेवर टू रिटर्न। देखो एरा ऑफ सफरिंग का मतलब क्या है, ये बात बिल्कुल सच है कि चाइना और भारत, ये इनका जो इतिहास है वो काफी हद तक सिमिलर है। चाइना में भी 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी निकले, भारत में भी यही निकला। चाइना में बहुत कुछ इन्वेंशन हुआ, भारत में भी। तो कल्चरल जंग हमेशा रहती है, लेकिन ये सब बदला 18th सेंचुरी आते आते, ठीक है। 1800 से मतलब 19th सेंचुरी आते आते 1800 से लेकर 1900 तक चाइना ने जितने वॉर लड़े, चाहे वो ओपियम वॉर हो, चाहे वो जापान से कॉन्फ्लिक्ट हो, जितने भी वॉर लड़े चाइना वो सब हारा। और इतनी बुरी तरीके से हारा, एक समय पे देखिए चाइना एक पपेट हो गया था। चाइना में ब्रिटिशर भी थे, सारे वॉर हारा, चाहे वो ओपीएम हो, चाहे जितने भी वॉर्स हो। तो भैया उसके बाद क्या हुआ कि चाइना में हम ये देखते हैं कि नई पार्टीज बनी। यहाँ पे जो डायनेस्टी थी, डायनेस्टिक रूल, उसको खत्म किया 1911 आते आते। क्योंकि दोस्तों 100 साल में इस डायनेस्टी ने, चिंग डायनेस्टी ने सब बर्बाद कर दिया था। यहाँ पे यूरोपियन इन्फ्लुएंस हो गया, जापानी, यूरोपियंस, सब के सब अमेरिकन, सब के सब यहाँ पे थे और चाइना को कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए 1899 में बॉक्सर रेवोल्यूशन हुआ, यहाँ पे चाइनीज ने हथियार उठा लिए। तो इतना ज्यादा सफरिंग हुई है, ये बिल्कुल गरीब, एक समय पे इतनी ज्यादा फ्लरिशिंग इकोनॉमी, एकदम गरीब हो गई, फटीचर हो गई ये लोग, आप समझिए, बहुत बुरी हालत। फिर शुरू होता है दोस्तों एक नया एरा। नया एरा कैसे शुरू होता है कि यहां पे सन यात सेन बनाते हैं पार्टी, कॉमिंटोंग पार्टी। ज़ेनाई रेवोल्यूशन 1911 में, ये मैंने पूरा कवर किया है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री देखिएगा, उसमें चाइनीज रेवोल्यूशन और पूरा वर्ल्ड वॉर 2 सब कवर किया है। उसके बाद बनती है दोस्तों 1921 में, 1921 में, जिसकी अभी 100 एनिवर्सरी, 100वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, फिर उसमें माओ जेडोंग भी थे। अब कॉमिंटोंग थोड़ा सा डेमोक्रेटिक पार्टी थी, लेकिन कम्युनिज्म भी सब कुछ सही था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन कम्युनिज्म बिल्कुल भी चाइना को पसंद नहीं था। चाइना मतलब जो कॉमिंटोंग पार्टी थी, चियांग काई शेक, तो उन्होंने मारना शुरू किया। पहले तो उन्होंने हाथ मिलाया, फिर उन्होंने बोला कि कम्युनिस्टों को खत्म कर देंगे। तो लॉन्ग मार्च होते हुए पूरा साउथ से लेकर नॉर्दर्न पहाड़ियों पे लॉन्ग मार्च माओ जेडोंग ने शुरू किया, और जो कम्युनिस्ट जितने भी कॉमरेड्स थे। इसीलिए आज आप देखेंगे ना कि जितने भी रॉकेट्स या सैटेलाइट्स जाते हैं, उनका नाम होता है लॉन्ग मार्च, पूरा बचते बचाते हुए, ताकि चियांग काई शेक उनको खत्म ना कर दें, वो पूरा ऊपर तक गए। और फाइनली हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में इधर जापान ने ऑलरेडी चाइना को इन्वेड कर दिया। 2 साइनो जापानीज वॉर हुए थे, एक 1894 में हुआ था, जिसने जापान ने पूरी तरीके से चाइना को बर्बाद कर दिया, और दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 1937 कि इधर साइनो जापानीज वॉर शुरू हो गया। बहुत बुरी हालत दोस्तों, बहुत बुरी हालत, आप समझ रहे हो। जापानी एकदम पागल थे,
जिंदा गाड़ देते थे, जिंदा गाड़ के जला देते थे, बहुत बुरी हालत। रेप्स ऑफ नैनकिंग हुआ, नैनकिंग मसैकर हुआ। फिर 1945 में, 1945 में फाइनली हम देखते हैं 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद चाइना उसमें जीता, मतलब एलाइड पावर्स के साथ था ना, सिविल वॉर शुरू हो गया, कॉमिंटोंग वर्सेस कम्युनिस्ट। इधर कम्युनिज्म को सोवियत सपोर्ट कर रहा था क्योंकि कम्युनिस्ट भाई भाई। 4 साल सेविल वॉर चला, जिंदगी में किसी ने सपने में नहीं सोचा था 1949 में चाइना कम्युनिस्ट नेशन हो गया, चाइना में भी कम्युनिज्म आ गया। माओ जेडोंग ने तियाननमेन स्क्वायर से लाल झंडा फहरा दिया। तो ये 150-200 साल तक ये लोग सफर किए हैं, ये इतने ज्यादा परेशान रहे, इसीलिए आज चाइना बोलता है कि जो पहले हमने सहा, कॉन्फ्यूशियस और ये सब पीसफुल है। ये शी जिनपिंग तो बोलते हैं सब बकवास है, अब हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव करेंगे रूल, चाहे जो हो जाए। समझिए आप, तो ये कहने का मतलब है। अब दोस्तों यहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन है? अभी अगर बात करें, ठीक है, अभी अगर बात करें तो वैंग और यान ये अमेरिका को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। आप समझ रहे हैं ना, दोनों स्कॉलर्स हैं जिन्होंने यही पीस ऑफ पेपर लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूं, फॉरेन पॉलिसी की आखिरकार चाइना पूरी दुनिया पे क्यों आधिपत्य स्टैब्लिश करना चाहता है। तो इसमें बताते हैं कि इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अमेरिका के ऊपर जाती है कि अभी अमेरिका ने जिस तरीके से अपनी पॉलिसी में चेंज किया, तो रिलेशनशिप तो होंगे ही ना टेंस। भाई अमेरिका से रिलेशनशिप आप देखो चाइना का कैसा रहा है। 1949 में कम्युनिज्म आ गया, अब भाई देखो अमेरिका में है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, ये तो कट्टर दुश्मन है। तो अमेरिका तो यही चाह रहा था ना कि जहां जहां पे कम्युनिज्म है उनको खत्म किया जाए, तो चाइना से रिश्ते बहुत ज्यादा खराब थे। फिर उसके बाद 1973 आता है, 1970s में रिचर्ड निक्सन पहली बार चाइना गए और तब जाके रिश्ते नॉर्मलाइज हुए, रिश्ते थोड़े ठीक हुए, वरना तो बहुत बेकार थे। और उसके बाद फिर डेन ज़ियाओपिंग है तो रिश्ते, और फिर उसके बाद हू जिनताओ है। तो चाइना 2001 में अमेरिका ने चाइना का काफी सपोर्ट किया क्योंकि अमेरिका को पता था कि चाइना एक बड़ा मार्केट है और चाइना अब कैपिटलिज्म की लाभ पे तो चला गया। क्योंकि देखिए माओ जेडोंग बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे नो डाउट, बट उनको इकोनॉमी का ABCD नहीं पता था। माओ जेडोंग ने पूरी तरीके से चाइना को बर्बाद कर दिया था, हत्याकांड और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। डेन ज़ियाओपिंग है तब उन्होंने चाइना की इकोनॉमी को सुधारा 1980 से लेकर 1990s तक। फिर उसके बाद बाकी के जो चाइना के प्रेसिडेंट आए उन्होंने चाइना को एक्सपैंड किया, मतलब एक तरीके से चाइना के लोगों को, मतलब चाइना में डेवलपमेंट लेके हर किसी को अपना घर दिया, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसके बाद अमेरिका ने ही चाइना को जब ये देखा कि अरे चाइना तो हमारे साथ ही है, तो अमेरिका ने ही चाइना को WTO में एंट्री दिलवाई। लगा कि अरे आओ, बिल्कुल आओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाद में जब ये देखा अमेरिका ने कि चाइना तो गड़बड़ कर रहा है, चाइना में चीप लेबर हो रहा है, चीप लेबर बहुत ज्यादा है चाइना में, सर्विस सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाइना के जो इंजीनियर्स वो हमारे यहाँ पढ़ के जाते हैं, हमारी पॉलिसी चुरा के अपने अप्लाई करते हैं। तो अमेरिका का दिमाग खराब हुआ, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता गया और उसके बाद फिर अमेरिका ने एक के बाद एक चाइना पे टैरिफ लगाने शुरू किए। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि ये सब कुछ अमेरिका का किया धरा है। जो इन्वायरमेंट आज आप देख रहे हैं ना, क्योंकि अमेरिका और चाइना का रिलेशनशिप है वो 2 आइडिया पे रिवॉल्व करता है। सबसे पहले तो अमेरिका विल रिस्पेक्ट एंड नॉट डिस्टेबलाइज चाइना इंटरनल ऑर्डर। क्या अमेरिका जो है इट विल रिस्पेक्ट, भैया जो हमारे यहां है वो चलने दो, और चाइना के इंटरनल ऑर्डर जो कम्युनिज्म है, क्योंकि इधर अमेरिका में कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म भाई कट्टर दुश्मन है, तो इसको बिल्कुल कोई कुछ नहीं करेगा। साथ ही साथ चाइना विल नॉट इंटेंशनली वीकेन द US लेड इंटरनेशनल ऑर्डर। एक तरफ क्या है कि अमेरिका चाइना के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, दूसरी तरफ हम क्या बदले में देंगे? जो अमेरिका का इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो ये यूनिपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका दुनिया का लीडर है, हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे। सिंपल, हम एकदम शांति से बैठे रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिका को वैंग पूरी तरीके से ब्लेम करते हैं। क्योंकि अमेरिका अब चाहता है, देखिए पहला पॉइंट आप देखिए, यहां पे आइडिया क्या था कि अमेरिका चाइना की रिस्पेक्ट करेगा, इंटरनल ऑर्डर को चाइना बिल्कुल, मतलब जो चाइना के अंदर चल रहा है, तो हमें चाइना सबके साथ चाहता है। वो चाहता है देखो हमारा आंतरिक मामला, जब भारत दलाई लामा को शरण देता है तो चाइना बोलता तुम हमारे आंतरिक मामले में क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो। जब चाइना उइगुर मुस्लिम्स को मारता है तो यूरोप से बोलता है तुम हमारे आंतरिक मामले में क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो, ये हमारा इंटरनल मैटर है ना, तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका चाहता है कि चाइना में रिजीम चेंज हो जाए, शी जिनपिंग हटे और कोई और आए, तो अब तो ये इंटरनल ऑर्डर में हस्तक्षेप हो गया।
तो ये प्रॉब्लम है कि अमेरिका हमको प्रोवोक कर रहा है, वरना हम क्यों कुछ करेंगे? सिंपल, हम तो समझिए कि अमन चैन के मसीहे हैं। दोनों ही स्कॉलर्स पर्सुएट करते हैं कि भैया देखो, अमेरिका जो है ना, वो अपना आधिपत्य हमेशा से स्टैब्लिश करना चाहता है। इट्स अ वन वे कंपटीशन, और ये अमेरिका के लिए ही खतरनाक है। अमेरिका चाहता है कि हम एक वे कंपटीशन करें, कंपटीशन खाली एक तरफा हो, और वो चाहता है कि कोई और देश जो है वो उभरे ही ना। ये बताते हैं कि अमेरिका में पॉलिटिकल डिसफंक्शन है, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, एथनिक और रेशियल डिविजन्स है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है। ये सब अमेरिका के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऊपर से गन वायलेंस, वहां पे कोई भी लड़का गन खरीद सकता है, गन वायलेंस होता है। अर्बन अनरेस्ट है, वहां पे शहर के लोग अक्सर प्रोटेस्ट करते रहते हैं, कियोस है, वायलेंस है। ये सब चाइना में आपको नहीं मिलेगा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 2020 में जो अमेरिका में हुआ, कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए जो दंगाई हैं, क्या चाइना में ऐसा हुआ? तो हमारा सिस्टम कितना बढ़िया है। यान बताते हैं कि अमेरिका का चाइना के खिलाफ इट इज इल इंटेंशन। अमेरिका चाहता है कि पैराडिजिम शिफ्ट हो, अमेरिका अपने हिसाब से चीजों को चलाना चाहता है। तो अब हम ये थोड़ी ना सहेंगे, हम पुराने वाले चाइना नहीं रहे। अमेरिका यूनिपोलैरिटी चाहता है। अमेरिका चाइना का जो कोलिशन है, हम हेजीमनी बना रहे हैं, हम मल्टीलेटरलिज्म पे जा रहे हैं, हम एशिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा इट इज ओपन फॉर एवरीवन। लेकिन अमेरिका का जो कोलिशन है वो इशू बेस्ड है। अमेरिका अगर कोई इशू प्रॉब्लम, जैसे अफगानिस्तान में, वो अमेरिका की प्रॉब्लम थी। भारत इतने टाइम से कह रहा था अमेरिका से कि भैया हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, कुछ करो, लेकिन अमेरिका कभी नहीं कूदा। और जब अमेरिका पे हमला हुआ तो उसको ये इशू बड़ा इंपॉर्टेंट लगा, तो वो अफगानिस्तान में आ गया। और हमेशा से ही ऐसे ही रहा है। लेकिन चाइना ने सबका साथ सबका विकास किया है। ये बिल्कुल देखिए, ये एकदम गलत तर्क है मेरे हिसाब से। कुछ भी हो, अमेरिका ने, हाँ मैं भी बिल्कुल मानता हूँ आतंकवाद अमेरिका की, तो बहुत कुछ अमेरिका ने किया, लेकिन अमेरिका ने काफी कुछ दिया भी है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने काफी ज्यादा डेवलपमेंट की है। और ये अच्छी बात है कि एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड लीडर है दुनिया का। ये अच्छी बात है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से बदतमीजियां करता है, चाइना जिस तरीके से लोगों की आवाज को दबाता है, एक दिन चाइना में विद्रोह, एक दिन क्या विद्रोह अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद क्या है, अब यहां पे दोनों की पॉलिटिकल सिस्टम को कंपैरिजन किया जा रहा है। ये एक बड़ा ग्रे एरिया है। यहां पे अमेरिका बोल रहा है, मतलब ये बोल रहे हैं दोनों ऑथर्स कि देखो, अमेरिका अपनी ही पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। वो डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट, अपनी वैल्यू को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है अगर दुनिया में डेमोक्रेसी आ रही है तो। लेकिन चाइना डज नॉट। चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। ये हर जगह ये चीज आपको दिख जाएगी, चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। कैपिटलिज्म भी बहुत ज्यादा चाइना में, बट विथ चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। तो ये बताता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नेंस मॉडल है, वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन अमेरिका जो है वो ऐसा करता है। अब चाइना का कैसा मॉडल है? चाइना का बहुत शानदार मॉडल है। चाइना एक डेवलपिंग कंट्री, हम सोशलिस्ट मॉडल पे काम करते हैं। चाइना ने, शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया को बोला है कि जिनको आजाद होना है वो चाइना का मॉडल अपनाए, चाइनीज मॉडल एज एन अल्टरनेटिव फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, अमेरिका का नहीं। तो यहां पे मेन मैसेज यही है अमेरिकन्स को कि चाइना पे प्रेशर बनाना बंद करें। वो चाहता है पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो, बट इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आज एक ग्लोबल प्लेयर हो चुकी है और चाइना की इनएविटेबल हेजिमनी भी है। हेजिमनी मतलब आधिपत्य, और ये इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल। मतलब चाइना की जो हेजिमनी है वो अनअवॉइडेबल है यार। लोग आज हाथों को फैला के एकदम गले लगा रहे चाइना को। तो हमारी हेजेमोनी इज इनएविटेबल, इसको कोई अवॉइड ही नहीं कर सकता, चाहे अमेरिका जितना भी कोशिश कर ले। तो चाइना का राइज, अमेरिका का डिक्लाइन आर बोथ एश्योर्ड। ये कंक्लूजन है कि रीडर्स को यह लग रहा होगा कि चाइना विल राइज एंड अमेरिका विल डिक्लाइन। अभी तक आपको लगा ना? लेकिन अभी भी अमेरिका लीडर है वर्ल्ड का। यस, अभी कुछ साल लगेंगे। चाइना अभी तो समझ लीजिए कि अमेरिका को हिला भी नहीं सकता है। तो ये कुछ सवाल है कि क्या कुछ साल और लगेंगे
or is it the deep sense of vulnerability that party feels despite the claim that time and momentum are on China side? किस तरीके से ऐसे लिखा गया है? क्या उनको ये बिल्कुल एश्योर हो गए हैं कि हाँ चाइना एक ना एक दिन अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, नहीं तो मोमेंटम चाइना की तरफ है? अब आपको एक और चीज बताता हूं, भारत के लिए क्या है इसमें। भारत के लिए यहां पे 3 पॉइंट्स है। सबसे पहले तो कि देयर इज, ये स्टेटमेंट जो है, पैराडिजिम शिफ्ट इन पोस्ट कोविड चाइनीज फॉरेन पॉलिसी, ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड जो है यान का स्टेटमेंट, इशू बेस्ड कोलिशन, ये क्वाड को बोल रहे हैं। क्वाड अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो कि इस समय सबसे ज्यादा सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना की पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। तीसरा, चाइना अभी भी वॉशिंगटन को वो बोल रहा है कि देखो आप हमारे इंटरनल ऑर्डर को रेस्पेक्ट करो, चाइना के रीजनल डोमिनेंस को एक्नॉलेज करो, हम कुछ भी नहीं करेंगे। भारत के लिए जरूरी इसलिए क्योंकि चाइना हमारा नेबर है, चाइना हमारा पड़ोसी है, और चाणक्य ने बोला था कि अपने पड़ोसी से तो रिश्ते होने ही चाहिए, लेकिन अगर पड़ोसी इतना नालायक हो तो आप क्या करें। फिलहाल ये एक एडिटोरियल था शानदार, मुझे लगा ये अब मैं ऐसे एडिटोरियल आपके सामने लाता रहूंगा। अच्छा, ये सेट 50 आप अप्लाई करिए, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर फीमेल्स में सीधा 400 रुपए ऑफ मिलेगा। तो 400 रुपए में ये कोर्स है, इसकी क्लासेस परसों से शुरू होंगी। एनसीईआरटी हिस्ट्री प्लस पॉलिटी 800 रुपए में, कंबाइंड है 6 to 12, और एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 सिर्फ 2500 रुपए में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।